नमस्कार। डिस्कस करेंगे कॉस्ट एनालिसिस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। इसमें हम कॉस्ट के विभिन्न प्रकारों को समझेंगे। कॉस्ट एनालिसिस या थ्योरी ऑफ कॉस्ट में सबसे महत्वपूर्ण है कॉस्ट के बारे में जानना और कॉस्ट कॉन्सेप्ट को समझना। कॉस्ट काफी महत्वपूर्ण होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। एक बिजनेस में फर्म के मैनेजर्स को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं और उन डिसीजंस में कॉस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। यह प्रोवाइड करता है बेस जिससे कि प्राइस डिटरमाइन किया जा सकता है डिफरेंट गुड्स का। यह मैनेजर्स को हेल्प करता है ताकि वो काफी महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकें, जैसे कि व्हाट शुड बी द प्राइस, प्राइस क्या होना चाहिए, मतलब किसी सामान की कीमत क्या हो। व्हाट एंड हाउ मच शुड बी बॉट, कितना रॉ मटेरियल या अन्य मटेरियल खरीदा जाए और क्या खरीदा जाए। व्हाट एंड हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। व्हाट एंड हाउ मच शुड बी सोल्ड, कितना बेचा जाए और क्या बेचा जाए। इन सब डिसीजंस में कॉस्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। नॉर्मली कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस जो कि एक फर्म के द्वारा किए जाते हैं अपने पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, चाहे वो सैलरी की पेमेंट हो, वेजेस की पेमेंट हो या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट हो। हालांकि इकोनॉमिक्स में कॉस्ट यूज किया जाता है एक काफी ब्रॉडर सेंस में। इसका मतलब केवल उस एक्सपेंस से नहीं है जिसको पे किया जाता है बाहर की पार्टीज को। इसमें शामिल होता है imputed value of owners own resources and services। यानी कि इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की बात जब होती है तो यहाँ पे केवल मनी कॉस्ट ही शामिल नहीं किया जाता है जिसको कैश में पे किया जाता है, बल्कि इसमें इम्प्यूटेड वैल्यू भी शामिल की जाती है ओनर के स्वयं के रिसोर्सेज की और सर्विसेज की। जैसे कोई ओनर अगर अपने स्वयं के मकान में बिजनेस करता है तो उसके मकान का किराया भी कॉस्ट का हिस्सा होगा, चाहे वो पे किया जाता है या नहीं किया जाता है। ठीक वैसे ही ओनर अगर कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल का भी जो ब्याज बनता है वो भी लगाया जाएगा कॉस्ट में। ऐसे ही ओनर अगर स्वयं वर्क कर रहा है तो उसकी सैलरी या रेम्युनरेशन भी इसका हिस्सा होना चाहिए कॉस्ट का इकोनॉमिक्स के हिसाब से, ताकि सही प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जा सके। टर्म कॉस्ट के डिफरेंट मीनिंग होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। इस सिचुएशन के हिसाब से भी वेरी करता है। अलग अलग जगह हम कॉस्ट का अलग अलग मतलब निकालते हैं और ये इंटरप्रिटेशन पे भी डिपेंड करता है कि कोई इंटरप्रेटर किस हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है। अब हम समझेंगे कई अलग अलग टाइप्स की कॉस्ट को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब स्पष्ट लागतें। यह वो मनी पेमेंट्स होती हैं जो फर्म के द्वारा पे की जाती हैं मटेरियल परचेज करने के लिए या आउटसाइड फैक्टर्स को जो कि प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, मतलब बाहर वालों को पे किया गया पूरा पैसा। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज के लिए किया गया पेमेंट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, रेंट पेड फॉर बिल्डिंग, फ्यूल, पावर, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी, वेजेस, इन सब के लिए जो भी पे किया जाएगा बाहर वाली पार्टीज को, जितना भी कैश में पे करते हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये स्पष्टतया दिखती हैं, पे करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को इम्प्यूटेड कॉस्ट या इम्प्लाइड कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट भी कहा जा सकता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब उस कॉस्ट से है जो ओनर के स्वयं के रिसोर्सेज की वैल्यू है। स्वयं के रिसोर्सेज यानी कि ओनर की अपनी बिल्डिंग, ओनर की अपनी कैपिटल या ओनर का अपना जो वर्क है, यानी कि अगर वो स्वयं शामिल करता है तो उसकी मजदूरी, इन सब को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इनको इम्प्लिसिट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअल में ये कैश में ज्यादातर पे नहीं की जाती हैं। अगर कोई बिजनेस सोल ट्रेड है, यानी कि कोई फर्म ऐसी है जिसका मालिक एक है, तो वो अपनी जमीन को अलग से कोई किराया किसी को पे नहीं करता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब कॉस्ट की कैलकुलेशन की जाती है तो इन सबको भी कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि अगर वो इस अपनी जमीन को किसी दूसरे को देता तो उसको किराया आता। तो इसलिए इम्प्लिसिट कॉस्ट भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है डिसीजन मेकिंग का। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहा जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यू है
अपॉर्चुनिटी मिस्ड की, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी उसकी वैल्यू है। रिसोर्सेज आर स्केर्स इन नेचर, नेचर अपनी प्रकृति के हिसाब से जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्स होते हैं। स्केर्स का मतलब है कि वो दुर्लभ होते हैं। साथ ही साथ उनके अल्टरनेटिव यूज भी रहते हैं, मतलब अलग अलग कामों में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जितने भी रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो अगर मेरे पास 1 एकड़ जमीन है तो मेरे पास ये स्केर्स है, दुर्लभ है, मैं इनको अपनी इच्छा के हिसाब से बढ़ा नहीं सकता हूं। अब मेरे को इस 1 एकड़ जमीन से ही अपना गुजारा करना है, तो मेरे लिए ये एक रिसोर्स है। इसका अल्टरनेटिव यूज है, मैं चाहूं तो इसमें बिल्डिंग बना सकता हूं, मैं चाहूं तो इसमें खेती कर सकता हूं। अगर खेती भी करूंगा तो मैं इसमें गेहूं उगा सकता हूं या अन्य कोई क्रॉप उगा सकता हूं। इफ वी यूज अ रिसोर्स इन वन एक्टिविटी, अगर हम एक एक्टिविटी में इस रिसोर्स का यूज करेंगे तो वी हैव टू सैक्रिफाइस इट्स यूज इन सम अल्टरनेटिव एक्टिविटी, तो किसी अल्टरनेटिव एक्टिविटी के लिए इसका जो यूज हो सकता था उसका हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं अपने खेत में खेती करता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं चाहे तो इसमें गेहूं उगा सकता हूँ या मैं इसमें गेहूं के अलावा जौ उगा सकता हूँ, लेकिन या तो मैं गेहूं ही उगाऊंगा इसमें या मैं जौ ही उगाऊंगा। मान लो अगर मैंने फैसला किया कि ठीक है मैं वीट इसमें प्रोड्यूस करूंगा, मैं गेहूं उगाऊंगा, तो इसका मतलब जो जौ है अब मुझे उसका विचार त्यागना पड़ेगा। तो एक विचार जब मैं त्यागता हूं तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो मैंने खो दिया है। जो दूसरा अल्टरनेटिव उसकी जो वैल्यू है वो कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट using land for production of wheat is the value of the alternative crop that could have been grown on it। अगर गेहूं उगाता हूं तो गेहूं की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो वह वैल्यू है जो अल्टरनेटिव क्रॉप में उगा सकता था वो मैंने छोड़ दी है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो एक पर्सन है, एक लेबर है, अब मान लो वो लेबर काम कर सकता है, उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो ए के यहाँ काम कर सकता है, ए भी एक बिजनेसमैन है, वो बी के यहाँ भी काम कर सकता है। अब उसने देखा कि ए उसको 1000 रुपये दे रहा है, फिर उसने देखा कि अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो इस ए के यहाँ काम करता है 1000, लेकिन उसके पास ऑप्शन आया कि बी उसको 1200 रुपये दे रहा है, तो वो क्या करेगा कि 1200 रुपये लेने के लिए वो ऐसा हो सकता है कि ए का सैक्रिफाइस कर दे। अब ए का सैक्रिफाइस किया तो ए से जो इसको 1000 रुपये मिलने थे वो इसने छोड़ दिए, तो जो रुपए छोड़ दिए वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1200 रुपये के लिए। नेचुरली जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, यानी कि बेस्ट तो ये है, इसके पास अब 1200 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं होते तो इससे पहले ये 1000 रुपये कमाता, उसको ले रहा होता जो इसने आज छोड़ दिए। तो ये जो 1000 रुपये है ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बी के यहाँ काम करने के लिए। इसका भी काफी महत्वपूर्ण रोल होता है इकोनॉमिक डिसीजंस में। अब है अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट जैसा कि नाम से पता चल रहा है अकाउंटिंग के पर्पज से होती है। अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो रिकॉर्ड की जाती है अकाउंटिंग की बुक्स में। यह वो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक फर्म के द्वारा किए जाते हैं इनपुट्स को एक्वायर करने के लिए। इनपुट्स यानी कि जो भी साधन है उत्पादन के, उनको एक्वायर करने के लिए हम बिल्डिंग खरीदते हैं, हम फर्नीचर खरीदते हैं, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं या वेज पेमेंट करते हैं, ये सब अकाउंटिंग कॉस्ट है। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड ऑल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट में सारी की सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब जो स्पष्ट कॉस्ट है, जो मनी कॉस्ट है, जिनको एक्चुअल में हम पे करते हैं, वो सब इसमें शामिल है। लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसी कॉस्ट भी रहती हैं जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इम्प्लिसिट यानी कि किसी को पे नहीं करनी पड़ती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। अब हम जानते हैं कि जब हम अकाउंटिंग के अकाउंट्स तैयार करते हैं तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे जो लगता है उसको भी हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड में खर्चों में लिखते हैं। यानी कि ये जो डेप्रिसिएशन है, हालांकि किसी को बाहर पे नहीं करना, फिर भी हम सही प्रॉफिट निकालने के लिए इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, तो अकाउंटिंग कॉस्ट में ये भी इसका हिस्सा है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड करता है अकाउंटिंग कॉस्ट, यानी कि जो अकाउंटिंग कॉस्ट है वो तो सब आती हैं, साथ ही साथ ऑल द इम्प्लिसिट कॉस्ट, जितनी भी इम्प्लिसिट कॉस्ट है या इम्प्यूटेड कॉस्ट है, जैसे कि ओनर की स्वयं की जो मेहनत बनती है तो उसके लिए कुछ मजदूरी, ओनर का अगर स्वयं की बिल्डिंग है तो उसके लिए किराया, इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, तो इकोनॉमिक कॉस्ट आ जाती है। बिजनेस कॉस्ट।
बिजनेस कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं उन सभी एक्सपेंडिचर्स को जो किए जाते हैं बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं, ये कॉस्ट यूज की जाती है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए या दूसरे लीगल प्रोसीजर्स के लिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में काम आती है। इसमें प्रोडक्शन की जो टोटल कॉस्ट है उसको निकाला जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट दो हिस्सों में बट जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बराबर रहती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट माना जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है वह कॉस्ट जो उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि हम उत्पादन बढ़ाएं या उत्पादन घटाएं, इस कॉस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। और इवन इफ द फर्म डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, अगर फर्म कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही है तब भी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बनी रहती है। लेकिन याद रखें कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो मैटर है ये शॉर्ट टर्म में अप्लाई होता है केवल। अब होता क्या है कि शॉर्ट टर्म में, क्योंकि हम अपना कारखाना बंद नहीं कर सकते हैं, हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हमारे पास ही रहेंगी। अगर बिल्डिंग किराए पे लिया हुआ है तो उसका किराया देना ही पड़ेगा। हम प्रोडक्शन कम करें या ज्यादा करें, हमें बिल्डिंग का किराया उतना ही देना होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है, मुख्य लागत। क्यों? क्योंकि यही वो कॉस्ट है जिसके ऊपर हमारा प्रोडक्शन वेरी करता है। अगर हम प्रोडक्शन कम या ज्यादा करेंगे तो ये लागतें घट और बढ़ जाती हैं। जैसे रॉ मटेरियल, अगर हम ज्यादा सामान बनाएंगे तो रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, कम सामान बनाएंगे तो रॉ मटेरियल कम लगेगा। लेबर एक्सपेंसेस, अगर हम ज्यादा सामान बनाएंगे तो ज्यादा लेबर लगाएंगे, कम सामान बनाएंगे तो कम लेबर लगेगी। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए जितनी कॉस्ट हमको बढ़ानी पड़ती है वो मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ एन आइटम्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन आइटम्स। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एन का मतलब हो गया यहाँ पे कि 100 आइटम अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 100 आइटम को प्रोड्यूस करने में मान लो हमें 1000 रुपये हमारा खर्चा हो रहा है। जो टोटल कॉस्ट है एन आइटम्स की, एन मतलब 100 आइटम हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आज की डेट में, तो 100 आइटम्स की जो टोटल कॉस्ट है वो 1000 रुपया है। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम चेक करने के लिए कि अगर हम ये 100 आइटम नहीं बनाते और केवल 99 आइटम बनाते तो कितनी कॉस्ट थी इससे पहले। तो जब हम 99 आइटम बना रहे थे तब कितनी कॉस्ट थी? मान लो जब हम 99 आइटम बना रहे थे और एज्यूम करते हैं कि उस समय हमारी कॉस्ट अगर 900 थी या 990 थी, कोई भी ले सकते हैं, या 995 थी, कुछ भी हो सकती है उससे कम, तो जो आएगा यहाँ पे 10 रुपीज, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। यानी कि जब हम 99 कर रहे थे तो हमारी कॉस्ट ये थी, हमने एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया तो हमारी इतनी कॉस्ट और बढ़ गई, तो यही कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट है। नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। एवरेज कॉस्ट एक एवरेज होता है, एक मैथमेटिकल एवरेज है, जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट हमें कितना पड़ रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लेवल पे, प्रोडक्शन के पे। जैसे मान लो कि टोटल कॉस्ट किसी समय हमारी 10,000 है, हमारी फैक्ट्री की जो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट है, और हमने चेक किया कि हमारी जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है वो 1000 है, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। टोटल यूनिट हमारी प्रोड्यूस हो रही है 1000 और टोटल कॉस्ट आ रही है 10,000, इसका मतलब एवरेज कॉस्ट हमारी 10 है। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट रिजल्टिंग ड्यू टू ए चेंज इन द नेचर और लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जब हम अपनी बिजनेस एक्टिविटी का लेवल कम या ज्यादा करते हैं, यानी कि नेचर बदलते हैं उसकी, तो उस समय जो एडिशनल कॉस्ट आती है उनको इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहा जाता है। As these costs may be avoided by avoiding the possible variation in the production। इन कॉस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम वेरिएशन ना लाएं प्रोडक्शन में, मतलब अगर हम नेचर नहीं बदलें अपनी एक्टिविटीज का, तो इन कॉस्ट से हम बच सकते हैं, और इसीलिए इन कॉस्ट को हम अवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं या एस्केपेबल कॉस्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट आर द कॉस्ट विच आर नॉट ऑल्टर्ड बाय ए चेंज इन द लेवल और नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि अगर हम अपना नेचर भी बदलना चाहें अपने बिजनेस एक्टिविटीज का, अपना लेवल बदलना चाहें बिजनेस एक्टिविटीज का, तब भी हम इन कॉस्ट में ना तो कमी कर सकते हैं ना हम इनको बढ़ा सकते हैं। ऐसी कॉस्ट को संक कॉस्ट कहते हैं, मतलब ये कॉस्ट हमको बियर करनी ही पड़ती है।
इनमें वो सभी पास्ट और एक्चुअल कॉस्ट आती हैं जिनको हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इनको संक कॉस्ट कहते हैं। ये सक नहीं है, SUNK है, संक कॉस्ट। दीज आर इररेलीवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलीवेंट है क्योंकि इनको अब हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे ऑलरेडी हमने कोई प्लांट खरीदा हुआ है काफी समय पहले का और हम प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तो चूंकि हमने ऑलरेडी वो प्लांट खरीदा हुआ है इसलिए जो उस पर खर्च हो चुका है वो संक कॉस्ट है हमारा। नेक्स्ट देखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट, मतलब जो डायरेक्टली हम किसी डिपार्टमेंट से या प्रोडक्ट से जोड़ सकते हैं जिन कॉस्ट को, उनको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये एक खास प्रोडक्ट को एट्रीब्यूट की जा सकती है कि भई ये इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल, सारी डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल होती हैं क्योंकि वो उस प्रोडक्ट से ही रिलेटेड होती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में जैसे मान लो कि कोई खास रॉ मटेरियल है, जैसे मान लो लकड़ी लाते हैं और हम टेबल बनाते हैं, तो हमें पता है कि ये लकड़ी से टेबल बन रही है, तो हमें ऑलरेडी जानकारी होगी कि इस टेबल में कितनी लकड़ी लगी, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है, हमें डायरेक्टली इसकी पहचान होती है। इसको हम हर प्रोडक्ट के हिसाब से उससे अपोर्शन कर सकते हैं, बांट सकते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट, यह वो कॉस्ट होती है जो किसी प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट से डायरेक्टली रिलेट नहीं करती है और इस कारण से कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और इसलिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से इसको जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अब अगर हम फैक्ट्री में हमारी में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है और लाखों यूनिट हमारे यहाँ बनती हैं, तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया ये जानना कि किसी पर्टिकुलर यूनिट्स जो लाखों यूनिट बनती हैं उनमें एक यूनिट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, इसका कोई किसी के पास अलग से बंटवारा नहीं रहता है। ठीक वैसे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो हो रहा है उसको हम एक एक यूनिट के हिसाब से बांट नहीं सकते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं इम्पोज कर सकते हैं कितना है। ऑफिस एक्सपेंसेस एटसेट्रा। इनडायरेक्ट कॉस्ट मे और मे नॉट बी वेरिएबल, ये वेरिएबल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट कॉस्ट। अब प्राइवेट कॉस्ट का मतलब उस कॉस्ट से होता है जो किसी फर्म के द्वारा इनकर की जाती है, यानी कि जो उसको पता है कि केवल उसने ये खर्च किया है। दीज इंक्लूड बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, इसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट शामिल रहती हैं। नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट वह कॉस्ट है जिसमें एक फर्म ये जानना चाहती है कि देखो हमने प्राइवेट कॉस्ट जो की उसका तो हमें पता है, ये तो हमारी कॉस्ट है, मतलब हमको ये बियर करनी पड़ रही है, फर्म को स्वयं बियर करनी पड़ रही है, चाहे उसने बाहर वाले को दिया है और चाहे उसने बाहर वाले को नहीं दिया। जैसे कि इम्प्लिसिट कॉस्ट की उसकी अपनी फैक्ट्री थी बनी हुई, अपनी बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग की यूज कर ली बिजनेस में, तो उस बिल्डिंग का किराया तो गया उसका, मतलब ये उसकी कॉस्ट तो है, तो ये तो खैर प्राइवेट कॉस्ट है, चाहे एक्सप्लिसिट है चाहे इम्प्लिसिट है। सोशल कॉस्ट वो होती है जो समाज को कॉस्ट लग रही है, यानी कि हमारी वजह से समाज को जो नुकसान हो रहा है वो सामाजिक कॉस्ट है। सोशल कॉस्ट रेफर्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस प्राइवेट कॉस्ट, साथ ही साथ उसमें जोड़ेंगे इकोनॉमिक डैमेजेस एंड हार्म्स, जो आर्थिक नुकसान हम पहुंचा रहे हैं टू द सोसाइटी ड्यू टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज मेड बाय द फर्म सच एज पॉल्यूशन। जैसे मान लो फर्म पॉल्यूशन कर रही है तो लोगों को बीमारियां हो रही होंगी, उन बीमारियों का वो इलाज कराते हैं जिसमें उनका पैसा खर्च होता है, तो यानी कि हम समाज को भी इकोनॉमिक लॉस पहुंचा रहे हैं। अगर हम उनको जोड़ लें तो हम सोशल कॉस्ट के बारे में जानकारी लगा सकते हैं कि समाज को कितनी कॉस्ट देनी पड़ रही है हमारे प्रोडक्शन की वजह से। ये दरअसल इसलिए विचार आता है ताकि एक संस्था के ऊपर एक प्रेशर बने कि वो सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करें, क्योंकि समाज को भी उनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। और नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वायरमेंट ऑफ एन एसेट इन द पास्ट। हमने जो एसेट ऑलरेडी खरीदी हुई है उनकी जो कॉस्ट हम बियर कर चुके हैं उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पज, ये अकाउंटिंग पर्पज के लिए यूज होती है। अकाउंटिंग की बुक्स में जो कॉस्ट लिखी होती है वो हमेशा पास्ट कॉस्ट होती है, पास्ट में हमने कितने पे खरीदा किसी फिक्स्ड एसेट को। और नेक्स्ट और इस डिस्कशन की लास्ट जो कॉस्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हालांकि ये कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि जो समाप्त हो गई है, डिफरेंट थिंकर्स अलग अलग टाइप की कॉस्ट भी बताते हैं, लेकिन जो मेजर हैं उनको हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। इट इज द प्रेजेंट कॉस्ट दैट वुड रिक्वायर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग एसेट, यानी कि ये तब होता है कि जब कोई फर्म बिजनेस डिसीजन लेना चाह रही है कि अपने पूरे कारखाने में वो रेनोवेशन कराना चाहते हैं, तो जो पुरानी मशीन्स हैं उनको हटा के नई मशीन्स लानी होंगी, तो इसमें कितना खर्चा आएगा। जब हम एक एग्जिस्टिंग एसेट को हटाएंगे तो प्रेजेंट में हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा नई एसेट लाने के लिए, इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं।
ये था हमारा डिस्कशन मैनेजियल इकोनॉमिक्स में कॉस्ट एनालिसिस से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।